हेलो बच्चों। बच्चों आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आज सबसे फर्स्ट यूनिट है जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो स्टार्ट करते हैं। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और फर्स्ट चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी का है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों ये स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट जो आपका हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर पार्टिकल। मतलब जैसे हमारे पास मैटर है तो मैटर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो मैटर पार्टिकल था इसकी एक प्रॉपर्टी थी इनर्शिया, जिसको लोग मास बोलते हैं, मास में मेजर करते हैं। तो वो जो मास है वो इसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब मास की वजह से एक फोर्स आता है दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से भी बच्चों एक फोर्स आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिकली इट इज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर पार्टिकल की, जो क्या करती है कि दूसरे मैटर पार्टिकल पर फोर्स लगाती है। मतलब ये वाला अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। अब जो मैटर है वो आपको दो स्टेट में मिलता है, एक आपकी चार्ज स्टेट में और एक अनचार्ज स्टेट में। मतलब मैटर पार्टिकल दो स्टेट में है, या तो वो चार्ज होगा या फिर वो अनचार्ज होगा। अब इन दोनों में से केवल जो चार्ज वाला मैटर है यही वाला फोर्स लगा सकता है, अनचार्ज वाला कोई फोर्स नहीं लगाता। जो केवल चार्ज वाला मैटर है यही फोर्स लगाता है, अनचार्ज वाला कोई फोर्स नहीं लगाता। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ चार्जेस की, कि जो आपके चार्जेस हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो बच्चों ये जो टाइप ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट था या चार्ज वाला जो कंसेप्ट था, चार्जेस को नाम जो दिया वो दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों सबसे फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज, मतलब दो टाइप्स के चार्ज के बारे में बताया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज। अब किस बॉडी पे नेगेटिव होगा और किस बॉडी पे पॉजिटिव होगा हमें ये पता करना है। तो बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है दैट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। करेक्ट बच्चों? इतना कंफर्म है? नोट करो। इतना क्लियर हुआ? रफ करो। जो अब बेसिक बातें करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other, राइट बच्चों? जैसे पॉजिटिव अगर चार्ज हैं तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सन का फोर्स होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज है तो वो दोनों के दोनों रिपल्सन का फोर्स लाएंगे। सिमिलरली अगर दोनों ही अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लाएंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन का फोर्स होगा यहाँ पे, राइट? सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो बच्चों सिमिलर चार्जेस तो रिपल्सन का फोर्स लाएंगे, दैट इज रिपेल करेंगे आपस में दूसरे को। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज है वो बगैर मास के एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, या मैं बोलूं विदाउट मटेरियल कैरिंग इट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटेरियल कैरिंग इट, मतलब बिना मटेरियल के, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। इफ देयर इज अ चार्ज ट्रांसफर देयर इज मास ट्रांसफर।
सीधी सी बात, क्या मतलब है इसका मतलब? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, तो मास भी ट्रांसफर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। सपोज वी हैव टू बॉडीज ए और बी। अगर मान लो मैंने इन दोनों बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया तो बच्चों यहाँ से ए से लेके बी तक चार्ज का ट्रांसफर हुआ। जब चार्ज ट्रांसफर हुआ तो सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो जब बच्चों चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ से यहाँ पे मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पे मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। सीधी सी बात है कि पॉजिटिव जब चार्ज है, इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों? कमी है। और यहाँ पे बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रह गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ में उसका मास भी ट्रांसफर हुआ। अगर मास ट्रांसफर हुआ तो हमें एक कहानी यहाँ से बड़ी अच्छी पता लगी कि दोनों जो बॉडी थी, अब इनमें से एक बॉडी हल्की हो गई और एक बॉडी भारी हो गई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी बॉडी हल्की है और कौन सी भारी है, तो आप इजीली बता सकते हो मुझे। क्यों? यहाँ से जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज था वहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और जहां बॉडी पर नेगेटिव चार्ज वहां अधिक हो गए। इसका मतलब जब मास भी ट्रांसफर हुआ तो यहाँ का मास कम हो गया और यहाँ का मास ज्यादा हो गया। तो दैट मीन्स ये वाली जो बॉडी है ये लाइटर बॉडी होगी और ये वाली जो बॉडी है दैट इज हैवियर बॉडी। क्लियर बच्चों? मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो लाइटर बॉडी है और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो हैवियर बॉडी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज दैट इज लाइटर और लाइटर बॉडी होगी, हल्की बॉडी होगी, हल्की। और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो बच्चों भारी बॉडी होगी, भारी हो जाएगी वो बॉडी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक दो बॉडी को मैंने रब किया, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया, कौन सी हल्की है कौन सी भारी है, तो आप इजीली बता सकते हो। जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हल्की, जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो भारी। बच्चों क्लियर है? नोट करो, नोट किया बच्चों? रफ करें? चलो रफ हो गया। चलो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, जो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी। अब ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है? तो जो एडिटिविटी का मतलब है कि हम चार्ज को सिंपल एल्जेब्रा रूल से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूं तो चार्जेस कैन बी एडेड, बच्चों चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रा रूल, सिंपल एल्जेब्रा रूल्स, राइट। सिंपल एडिशन से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल रूल से। चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज का क्वांटाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो वो फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, वो ऑलवेज जो है ट्रांसफर जब होगा तो वो हमेशा का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ई का मतलब है दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब इट इज ऑलवेज, अगर मैं बात करूं, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, it is always integral multiple of charge on one electron, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, राइट बेटो। इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम लोग फॉर्मूले से बनाते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। दैट इज, हो गया बच्चों? तो इसको फॉर्मूले से क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, वेयर Q क्या है यहाँ पे बच्चों, इट इज चार्ज, Q क्या है, चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है बच्चों, इट इज फंडामेंटल चार्ज या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज। और बच्चों इस फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट। और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसी बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज फंडामेंटल चार्ज, कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19, दैट इज कूलम। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी बच्चे आपको प्रॉपर्टी नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। बच्चों इस बात का मतलब क्या है इनवेरिएंट? इनवेरिएंट का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती है, मतलब कौन वेरी नहीं करता है चार्ज के साथ में, या चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती है। तो बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टी कौन सी वेरी नहीं करती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको मोशन में लेके आए तब भी चार्ज वेरी नहीं करेगा, मतलब ये डिपेंड ही नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन of the body or observer। राइट बच्चों, मतलब ये चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होते हैं कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, अगर उस बॉडी को मैं मोशन में लेके आ रहा हूं तब भी वो चार्ज जो है वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, फिर अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, पहला पॉइंट कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज नेट चार्ज ऑन isolated system remains always constant। remains always constant मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअली किसी भी एक सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, चार्ज cannot be created sorry, next बच्चों, चार्ज can neither be created nor destroyed। It can be transferred from one body to another। क्लियर है बच्चों? चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब सिंगल सिस्टम में इंडिविजुअली ना तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये एक बॉडी से सिर्फ दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जो चार्ज है वो हमेशा पेयर में क्रिएट होता है। किसमें? पेयर में। तो पहली बात तो ये थी कि नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरी बात, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर है बच्चों? चार्ज वाली कहानी समझ में आ गई, चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। 6 प्रॉपर्टी हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, जानने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। चलो करते हैं 1-2 न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। 3 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स हैव charges -3 × 10⁻12 coulomb, 8 × 10⁻12 coulomb and 4 × 10⁻12 coulomb respectively. They are not in contact and then separated. Calculate charge on each ball, number of electron in axis or deflect on each ball after contact. तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि हमारे पास 3 बॉल्स हैं, मतलब 1 2 3 इस तरह से 3 बॉल्स हैं जिनके ऊपर में चार्जेस मुझे गिवन है। बोला हुआ है कि इन 3 बॉल्स को पहले मैं कॉन्टेक्ट पे लेके आता हूँ और उसके बाद अलग अलग करता हूँ। तो बच्चों क्लियर है कि सबसे पहले हमें गिवन है उसको लिखो। क्या है गिवन है? इट इज चार्ज ऑन वन बॉल इज -3 × 10⁻12 coulomb. नेक्स्ट Q2 इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻12 coulomb and Q3 is equals to 4 × 10⁻12 coulomb. अब बोला है कि तीनों को हमने कांटेक्ट में लेके आया। बच्चों जब हम 3 बॉल्स के चार्जेस डिफरेंट थे और हम जब कांटेक्ट में लेके गए तो क्लियरली है कि तीनों का चार्ज एक दूसरे के ऊपर में ट्रांसफर हुआ होगा। मान लो इसके पास कम था, इसके पास ज़्यादा था, तो जब हम कांटेक्ट में लेके आए इनके पास तो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो ये चार्ज तीनों पे इक्वल आ गया होगा। इसका मतलब मुझे चार्ज इक्वल आ गया तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर एवरेज के बराबर चार्ज आया होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे चार्ज ऑन ईच बॉल, मतलब एक किसी भी बॉल पे अगर मुझे चार्ज निकालना है, हर बॉल का मुझे चार्ज पता करना है, तो इक्वल है कितना कितना? इनके एवरेज के बराबर। तो बच्चों फर्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज ऑन ईच बॉल, ये कितना होगा? दैट इज Q। कितना होगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई 3, मतलब इनके एवरेज के बराबर। तो एवरेज कैसे आया? इन सबको सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ दिस। सो -3 × 10⁻12 प्लस 8 × 10⁻12 प्लस 4 × 10⁻12 डिवाइड बाई 3। कैलकुलेट करो, 8 4 12 3 9 माइनस करना है बच्चों 9। सो Q इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻12 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट करो, सो कितना आया? 3 × 10⁻12। और ये कैसे साइन है बेटा? पॉजिटिव। सो दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियरली है? तो चार्ज तो ये आ गया ईच बॉल पे। सेकंड बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस और डिफरेंस, मतलब ये बोल रहा है कि अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मतलब हर किसी पे बराबर बराबर जो चार्ज आ गया, उसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए कि ज्यादा हुए, क्या हुआ? ऑन ईच बॉल आफ्टर कॉन्टेक्ट, कितने ट्रांसफर कम हुए, कितना कम ज्यादा हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। राइट बच्चों? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस और डिफरेंट ऑन ईच बॉल आफ्टर कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हुए, कितना इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हुए। तो चार्ज पॉजिटिव आ गया हर बॉल पे। अगर चार्ज पॉजिटिव आया है, हर बॉल पे चार्ज पॉजिटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। कैसे हो गए बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रॉन इज डिफिशिएंसी, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स दैट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स किस पे हो गए? हर किसी पे इलेक्ट्रॉन्स कम। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए बच्चों? सो Q इज इक्वल्स टू Ne, राइट? सो Q दैट इज N इज इक्वल्स टू N से पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q अपॉन E। व्हाट इज Q? 3 × 10⁻12 डिवाइड बाई E, 1.6 × 10⁻19। कैंसिल आउट हुआ 10⁻7, ऊपर जाएगा 7, 1.6 से कैंसिल आउट करो, इट इज 1.87 × 10�7 इज आंसर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। पॉजिटिव साइन मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है।
बिल्कुल चार्ज के कंसेप्ट पे ही है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसी कंसेप्ट पे है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -q and +3q respectively. They are brought in contact with each other, then separated by a distance d apart. Find the nature of force between them. कुछ उसने पूछा हुआ है कि दो बॉल्स A और B हैं, दोनों के चार्जेस हमें गिवन है, हम दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसके बाद सेपरेट करते हैं d डिस्टेंस तक। तब उसके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स बताना है मुझे, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके बीच में, उसका नेचर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमारे पास चार्ज QA ये कितना दिया हुआ है -q, और बी बॉल का जो चार्ज दिया है +3q। राइट बच्चों, मुझे नेचर बताना है फोर्स का। तो बच्चों फोर्स के नेचर के लिए मैंने आपको भी इसमें बताया था आपको कि अगर चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि अगर दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, तब तो रिपल्सन का फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन का। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। मैंने आपको बताया अगर दोनों सिमिलर हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपल्सन का फोर्स है। अगर दोनों ही डिसिमिलर चार्ज हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि दोनों, जब मैंने इन दोनों बॉडी को आपस में, मतलब एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, जब मैंने आपस में दोनों को कांटेक्ट में टच कर दिया तब इनके पास में चार्ज क्या रहा, मतलब एक बॉडी ए थी एक बॉडी बी थी, जब मैंने दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आया तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर में चार्ज इक्वल ट्रांसफर हो गया। अब वो चार्ज इक्वल ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो मुझे कैलकुलेट करना है। राइट बच्चों, तो इक्वल चार्ज ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम उनका एवरेज निकालते हैं। तो चार्ज ऑन ईच बॉल दैट इज q इज इक्वल्स टू QA प्लस QB डिवाइड बाई 2। So Q is equals to QA that is -q plus 3q divide by 2। अब 3q में से -q डिवाइड करो, that is माइनस करो, कितना है 2q। So 2q डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, इट इज q। तो बच्चों नेट जो q आ गया वो अपने पास कितना आया, दैट मीन्स ये जो हमारे पास आया पॉजिटिव। अब कितना है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि नेचर पूछा हमें ये देखना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कैसा आया पॉजिटिव, मतलब दोनों बॉल्स के बीच में। अब जो एक बॉल थी, जो ए बॉल है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, अब जो बी बॉल है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब दोनों के पास चार्ज कैसा है पॉजिटिव। अब जब चार्ज दोनों का पॉजिटिव है तो फोर्स बच्चों किस नेचर का होना चाहिए, रिपल्सिव नेचर का। रिपल्सिव नेचर, कैसा नेचर होना चाहिए, रिपल्सिव नेचर का। रिपल्सन का फोर्स होगा बच्चों, कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तब दूसरी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, मतलब एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। चलो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, करते हैं जरा क्वेश्चंस को। तो बच्चों पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक, मतलब हमें 1 कूलम चार्ज होने के लिए समय चाहिए, क्या चाहिए, टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों यहां हमें एक चीज दी हुई है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने, एवरी सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ट्रांसफर करूं, अब 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक सेकंड में बात समझो, एक सेकंड में 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम चार्ज होगा। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन से ये चार्ज है, मतलब ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो चार्ज कितना होगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में चार्ज कितना, 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कूलम। ये क्या हुआ, चार्ज किसका, 1 सेकंड में चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज हुआ। क्लियर है, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज है, मतलब 1 सेकंड में दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 10 कूलम चार्ज, मतलब इतने कूलम चार्ज में 1 सेकंड में इतना कूलम चार्ज डेवलप होता है। बात क्लियर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होने में 1 सेकंड लगता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा हम लोग निकालते हैं, क्या हमें क्या चाहिए,
टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज, दैट इज 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों इतने कूलम चार्ज होने में 1 सेकंड लगता है, मतलब हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड, इतना सेकंड हुआ बच्चों, राइट? कितना हुआ? इतना सेकंड। अब अगर इस सेकंड को मैं कन्वर्ट सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड 1 कूलम चार्ज होने में लगेगा। ये सेकंड की कहानी आ गई। लेकिन अगर हमें टाइम ईयर में पूछा हो, ये तो सेकंड में आ गया, अगर ईयर में पूछा हो तो ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 अगर मैं बात करूं, एक 1 ईयर है, 1 ईयर में कितना टाइम कितना होगा? 365 इंटू 24 इंटू 60, 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकेंड आ गया एक ईयर में इतना टाइम। तो बच्चों हमें सेकंड चाहिए, क्या चाहिए हमें सेकंड चाहिए। तो 1 सेकंड में कितना ईयर होगा? 1/365 2460 इतना ईयर। 1 सेकंड में इतने ईयर। तो इतने सेकंड में कितने ईयर होंगे? दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 की पावर -10, सॉरी 10 की पावर 9, इतने सेकंड में कितने ईयर हुए? दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। कैलकुलेट करो बच्चों, मैं भी कैलकुलेट करता हूं इसको। ये आ जाएगा आपका लगभग 198.18 ईयर। इतना आ गया बच्चा आपका, इतने ईयर्स, राइट? तो अगर अब हमें इतने सेकंड में कितना, इतने सेकंड में मतलब 1 कूलम चार्ज को डेवलप होने में, 1 कूलम चार्ज को डेवलप होने में 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड, अगर ईयर की बात करें तो 198.18 ईयर, इतना टाइम लग रहा है। क्लियर है? नोट करो।